हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम है, कोई बोल देता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम क्या होता है और उस एग्ज़ाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब कब वो एग्ज़ाम होता है, क्या एज लिमिट है। तो उस एग्ज़ाम के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, ब्रीफली जानेंगे, लेकिन इतनी जानेंगे जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी। वैसे यूपीएससी इस एग्ज़ाम को करवाती है और मेनली हम उसको बोलते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है। यूपीएससी तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफरेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए इंडिया में बनाई गई है। यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए बनाई गई है। अब ये जो यूपीएससी है ये कौन कौन से एग्जाम्स लेती है उसके में बात करते हैं पहले। तो यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, लाइक एक एग्जाम तो है सीएसई, जिसको हम बोल देते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम, और इसी एग्जाम को दूसरा नाम पे हम बोल देते हैं कि आईएएस का एग्जाम है, या इसी का एक कॉमन नाम है कि यूपीएससी का एग्जाम है, लेकिन एक्चुअल में उस एग्जामिनेशन का नाम है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करवाती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूपीएससी है। अब यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं करवाती, यूपीएससी बहुत सारे और भी एग्जाम करवाती है। उनमें से कुछ मेन एग्जाम्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। जैसे एक एग्जाम है ईएसई, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। जैसे सिविल सर्विस है ऐसे ही इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ऐसे एक एग्जाम है एनडीए, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम है वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। देन ऐसा ही एक एग्जाम है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का के लिए एग्जाम होता है। जो डिफरेंट हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज हैं, उन सब के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। देन एक एग्जाम है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए एक एग्जाम होता है। ये सारे के सारे मल्टीपल एग्जाम्स को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और वो डिफरेंट एग्जाम्स करवाती है, जिनमें से ये कुछ मेन एग्जाम्स हैं जो जनरली न्यूज में बने रहते हैं। उससे अलग भी यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट का काम करती है यूपीएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उन सभी बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सभी यूपीएससी करवाता है और उसके थ्रू कैंडिडेट्स को रिक्रूट करता है। तो एक ऐसा ही एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसके बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं कि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है बेसिकली इसका, और इसको आईएएस का एग्जाम क्यों बोलते हैं, यूपीएससी के एग्जाम को या सीएससी के एग्जाम को आईएएस का एग्जाम क्यों बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सीएससी के बारे में, सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। तो यूपीएससी का जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम इसी को जनरली बोल देते हैं कि आईएएस का एग्जाम है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने पे जो पोस्ट होती हैं अलग अलग, उनमें से एक है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और यही लोग जनरली किसी डिस्ट्रिक्ट में डीसी बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो यही लोग डीसी बनते हैं, तो इसलिए इसको ये एग्जाम ज्यादा फेमस है। क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पे कहावत भी होती है, कोई कुछ भी कहता है तो पूछते हैं कि तुम क्या डीसी लगे हुए हो, ठीक है। तो वो डीसी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, ठीक है, वो यहाँ पे इस एग्जाम के थ्रू लगता है, और वो आईएएस ऑफिसर होता है जनरली, एक आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का वो ऑफिसर होता है। और जैसे हमारे यहाँ पे एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, वो एक आईपीएस अधिकारी होता है। आईपीएस भी एक पोस्ट है जो सीएससी के थ्रू, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जो टेस्ट होता है यूपीएससी का, उसके थ्रू फिल होती है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पोस्ट है बहुत सारी, जिसमें से आईएएस एक है, आईपीएस एक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गई जिसमें एम्बेसडर लगते हैं, या हाई कमिश्नर सुना हो आपने, तो हाई कमिश्नर लगते हैं दूसरी कंट्रीज में, हमारे एम्बेसडर होते हैं दूसरी कंट्री में, वो सारे इस एग्जाम को क्लियर करके जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अब ये अलग अलग पोर्टफोलियो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, आईसीएएस, आईसीएलएस, आईडीएएस, आईडीईएस, डिफेंस सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विसेज हैं, उन सभी सर्विसेज में जो टॉप पोस्ट होती हैं,
जिनको हम ए ग्रेड वैकेंसीज बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि ये सारी ए ग्रेड वैकेंसीज है, मतलब हाईएस्ट लेवल की वैकेंसीज है, उनके लिए रिक्रूटमेंट का काम करती है यूपीएससी। उस रिक्रूटमेंट के काम के लिए वो एक टेस्ट कंडक्ट कराती है, उस टेस्ट का नाम है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और उस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू इन डिफरेंट वैकेंसीज को, इन डिफरेंट पोस्ट को फिल किया जाता है। उसके बाद जो ये पोस्ट कैसे मिलती हैं, ये पोस्ट मिलती है जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है एग्जाम के बाद, डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या आई है, उस रैंक के बेस पे आपको अलग अलग ये पोस्ट, अलग अलग ये डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे आपका फिलअप किया जाता है। अब इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्जाम के लिए है ग्रेजुएशन, कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। तो क्या जिन स्टूडेंट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो नहीं दे सकते? दे सकते हैं। अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो भी आप इस एग्जाम को लिख सकते हो। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल होते हैं ये एग्जाम लिखने के लिए। और फाइनल ईयर के बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं और जो कर चुके हैं ग्रेजुएशन, ये दोनों स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से एग्जाम के लिए? यूपीएससी के सीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ये तो हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एजुकेशनल क्राइटेरिया इसके लिए चाहिए। अब दूसरी बात है कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपके पास 6 अटेम्प्ट है, उसके बाद आपके पास अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे, डिपेंड अपॉन आपकी कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग अटेम्प्ट दे सकते हो। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट मैक्सिमम 6 बार इस एग्जाम को दे सकता है। तो क्या 6 बार वो लाइफ टाइम में कभी दे सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसके पास एज लिमिट भी है। तो एज लिमिट क्या है हमारी इस एंट्रेंस एग्जाम की? 21 ईयर मिनिमम और 32 ईयर मैक्सिमम। ये मैं जनरल कैटेगरी के केस में बता रहा हूं। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हो तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ओवियस है, अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे और आपकी एज भी बढ़ेगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एज क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एलिजिबिलिटी क्या है यूपीएससी को लिखने के लिए। यूपीएससी बोल रहा हूं, दैट मींस सीएससी का जो एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, उसको लिखने के लिए क्या आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस एग्जाम की अलग अलग स्टेजेस देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा इसकी क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस है। तो पहली जो स्टेज है इस एग्जाम की, पहली स्टेज, टोटल 3 स्टेज होंगी, 3 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। पहली स्टेज में क्या होगा, आप प्रिलिमिनरी एग्जाम लिखोगे, जिसको हम प्रीलिम एग्जाम भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज में आप लिखोगे मेन एग्जामिनेशन, और उसमें एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन भी होता है। तो सेकंड स्टेज 2 से मिलके बनी होगी, मेन एग्जाम और ऑप्शनल एग्जाम। ठीक है, देन उसके बाद एक तीसरी स्टेज आएगी, स्टेज 3 में इंटरव्यू होगा। ये मैं आपको बेसिक लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि आपको ये 3 स्टेज पार करनी पड़ेंगी, जिसमें पहले आप प्रीलिम स्टेज पार करोगे, उसके बाद फिर सेकंड में आप मेन और ऑप्शनल स्टेज को पार करोगे, और थर्ड में इंटरव्यू को पार करोगे। तो क्या सभी कैंडिडेट ये तीनों स्टेज देंगे? नहीं, उसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स जो है वो प्रीलिम स्टेज से जाएंगे। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, तो पहले स्टेज 1 को डिटेल में देख लेते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें क्या क्या स्टेज है और कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, अब बात करें हम स्टेज 1 की। तो स्टेज 1 में 2 एग्जाम होंगे, पहला एग्जाम होगा GS1 और दूसरा एग्जाम होगा GS2। GS1 में 100 MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर होंगे 200। देन एक होगा पेपर 2। पेपर 2 को CSET भी बोल देते हैं। CSET का मतलब है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये होगी CSET की फुल फॉर्म। तो CSET में 80 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और टोटल मार्क्स इसके भी 200 होंगे। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। पहले मॉर्निंग शिफ्ट में ये होता है, ठीक है, और आफ्टरनून में ये वाला होगा। मॉर्निंग में ये होगा और उसके बाद आफ्टरनून शिफ्ट में ये वाला एग्जाम होगा। अब इन जो ये स्टेज 1 है इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, पहले GS1 फिर GS2। तो GS1 का सिलेबस क्या है और GS2 का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। तो GS1 का जो सिलेबस है, जो प्रीलिम एग्जाम है, उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ये यूपीएससी का की साइट पे एज इट इज नोटिफिकेशन आती है, मैंने वहीं से लिया है। तो पहले क्या होंगे, करंट इवेंट होंगे,
जितने भी करंट में न्यूज में कुछ भी चल रहा है इंडिया में, वो कुछ भी यूपीएससी उनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत वास्ट सिलेबस लिख दिया जब उन्होंने बोल दिया कि करंट अफेयर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब इन्होंने लिख दिया तो हमें यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर करना है, मेडिवल हिस्ट्री भी कवर करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करना है, और पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें इंडिया का आर्ट एंड कल्चर भी कवर करना है, वो भी हम हिस्ट्री में ही कवर करेंगे। देन उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो जितना भी ज्योग्राफी है इंडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड, वो भी सारा का सारा प्रीलिम के लिए सिलेबस है। देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया में कैसा है, वर्ल्ड में कैसा है, ठीक है। पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, ये एटसेट्रा लिख के यहाँ पे यूपीएससी ने फिर से स्कोप छोड़ दिया कि हम और कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी कवर करके रखना है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये हो गया इकोनॉमिक्स का सिलेबस। एक तरह से इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद जर्नल इश्यू ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे भी हमें पढ़ने हैं। हिस्ट्री वाले भी, मतलब हिस्ट्री का मतलब है पुराने वाले इश्यूज भी पढ़ने हैं और जो करंट में चल रहे हैं वो भी पढ़ने हैं। देन उसके बाद एक टर्म और लिख दी, जर्नल साइंस। तो बेसिकली प्रीलिम का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जर्नल साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और उसके साथ साथ ये सब तो स्टैटिक पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ जो करंट इवेंट न्यूज में है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो भी सारे हमें पढ़ने हैं। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि एक वास्ट सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है यूपीएससी प्रीलिम का। यहां से वो 100 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एमसीक्यू, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब यहीं पे मैं साथ साथ आपको बता देता हूं कि जनरली इस पेपर की कट ऑफ क्या जाती है, क्योंकि ये पेपर जो है आपका एक तरह से मेन पेपर है जिसपे मेरिट लिस्ट लगेगी। जो दूसरा पेपर सीसेट का होगा, ये वाला पेपर जो सीसेट का हमने बोला, GS2 जिसको बोला था, इस पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होते, इसमें सिर्फ आपको 33% नंबर ही लेने होते हैं। ये यूपीएससी ने क्लियर किया हुआ है कि दूसरे पेपर में आपको 33% नंबर लेने हैं। अगर आपने इस पेपर में 33% नंबर ले लिए तो इस पेपर में जो आपके नंबर आए होंगे उसके बेस पे आपकी फर्दर मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर इस पेपर में 33% नंबर नहीं आए तो ये वाला पेपर चेक नहीं होगा आपका, तो मेरिट लिस्ट से आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो अब इस 33% वाले के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाना पड़ेगा। इंग्लिश में जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, जहां पे एक पैसेज होता है, उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कि क्वेश्चन छाट के आप आंसर कर दो, तो वो पैसेज आते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग आती है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन पूछेंगे, इन्फ्रेंस पूछेंगे, आपसे एक पैसेज दे देंगे, उसमें से आपसे इन्फ्रेंस निकलवा लेंगे, अजम्पशन निकलवा लेंगे, कंक्लूजन निकलवा लेंगे, तो उस तरह का होगा। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्वांट बोल देते हैं। क्वांट क्या है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, की मैथ की जो बेसिक एप्लीकेशन है, लाइक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, डेली लाइफ में यूज करते हैं कि हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, लॉस देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंक में गए या किसी को पैसा दिया तो देखते हैं कि क्या इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो ये ऐसे ऐसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, जो डेली लाइफ का मैथ है वो सारा का सारा मैथ आता है, जिसको हम क्वांट बोल देते हैं। और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जाएंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपका है प्रीलिम का सीसेट पेपर का, जिसको जीएस पेपर 2 बोला जाता है। साथ में इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी आएगा, जहां पे बार चार्ट, पाई चार्ट्स, ठीक है, ऐसे वेन डायग्राम्स, ये चीजें भी आएंगी सारे के सारे। तो बेसिक जो सिलेबस, जिसको एप्टीट्यूड का सिलेबस बोल देते हैं, जो मोस्टली सभी एग्जाम्स में आता है, तो ये आता है सीसेट में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में। और इस पेपर में टोटल हम लोगों को 33% नंबर लेने होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर में अगर हम 33% नंबर ले लेते हैं, उसके बाद मामला आता है इस पेपर के चेक होने का, तो ही आपका ये पेपर चेक होगा। ये पेपर जब आपका चेक होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी 200 नंबर में से, 200 मार्क्स में से, ये लिखा भी हुआ है 200 मार्क्स में से। अब
क्वेश्चन ये आएगा कि 200 में से लगभग कितने नंबर लेने होते हैं, तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर पेपर मॉडरेट लेवल का है तो आप मान के चलिए लगभग 50 से 60% नंबर आपको लेने पड़ते हैं, 50% से 60% के बीच में अगर पेपर मॉडरेट है। तो टफ है तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इजी है तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएगी कट ऑफ। तो आप मान के चलिए इसमें से 50 से 60% नंबर आपको लेने होते हैं अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आया है। तो मतलब ना ही तो ज्यादा मुश्किल है और ना ही ज्यादा आसान है। अगर मुश्किल होगा तो थोड़ी सी और कट ऑफ नीचे आ जाएगी, ठीक है, और इजी होगा तो थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। यही कट ऑफ राउंड अबाउट रहती है अगर मॉडरेट पेपर आता है तो, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 2 की। ये तो होगी स्टेज 2, जहां पे अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप अब स्टेज 2 देने के लिए जाएंगे। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया फर्स्ट स्टेज में तो आपको दोबारा अगले साल स्टेज 1 दोबारा से देनी पड़ेगी। स्टेज 1 होती कब है? जनरली यूपीएससी का एग्जाम जून जुलाई में होता है स्टेज 1। फॉर्म निकलते हैं लगभग जनवरी एंड में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में निकल जाते हैं, ठीक है। जनवरी एंड के अराउंड नोटिफिकेशन आ जाती है, फेब में फॉर्म, फेब में नहीं तो फेब में आ जाती है, ठीक है। पेपर जनरली जो पहला पेपर होता है प्रीलिम पेपर वो जून जुलाई में से के अराउंड होता है। जो मेन पेपर होता है वो अराउंड सितंबर अक्टूबर के अराउंड होता है। हालांकि पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से ये सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है और प्रीलिम पेपर पिछले 2 बार से अक्टूबर में हो रहा है और मेन पेपर अराउंड दिसंबर जनवरी में हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो नेचुरल नहीं है। नॉर्मल साइकिल जो यूपीएससी की है वो जून जुलाई में प्रीलिम एग्जाम होता है। पहला एग्जाम जो हमने जिसमें 2 स्टेज देखी अभी, स्टेज 1 थी उसके अंदर 2 पेपर देखे जो पिछली स्लाइड्स में। अब नेक्स्ट जो एग्जाम होता है जिसको हम मेन प्लस ऑप्शनल एग्जाम बोल देते हैं, सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज में मेन प्लस ऑप्शनल एग्जाम होंगे तो वहां पे आपको होता है अराउंड सितंबर अक्टूबर में वो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। देन इसमें क्या होगा, इसमें टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो आपको 9 पेपर लिखने पड़ेंगे। अब एमसीक्यू नहीं होंगे, अब आपको पेपर लिखना पड़ेगा, राइटिंग करनी पड़ेगी। उसमें आपका पहला पेपर जो होगा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, पेपर ए जिसको बोल देते हैं, जिसमें आप हिंदी, जैसे नॉर्मली नॉर्थ साइड के जो पर्सन है वो हिंदी लेते हैं, ओडिया भी ले सकते हो, तमिल, तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेज की लिस्ट दी हुई है यूपीएससी की। उसमें से कोई एक लिस्ट उठा लो, कोई एक लैंग्वेज उठा लो, ठीक है। वो लैंग्वेज में से आप ये पेपर ए लिखेंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग हिंदी में लिखते हैं नॉर्थ साइड पे, ठीक है। साउथ साइड वाले अपने अकॉर्डिंग तमिल, तेलुगु किसी में लिख सकते हैं, संस्कृत, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया पेपर ए आपका। देन उसके बाद पेपर बी लिखोगे, ये सबके लिए कंपलसरी है इंग्लिश। अब इस पेपर इंग्लिश के पेपर में क्या आएगा, अब यहाँ पे अब आपको कॉम्प्रीहेंशन आएगा, एस्से राइटिंग, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ हो सकता है कोई लेटर लिखवा ले, ठीक है, वर्ड्स, मीनिंग, एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऐसी चीजें आएंगी जो आपकी जर्नल इंग्लिश की नॉलेज को चेक करेंगी। यही सब चीजें आपकी, जैसे सपोज अगर किसी ने हिंदी लैंग्वेज लिया, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हिंदी ली है तो वही कॉम्प्रीहेंशन, एस्से लिखना, ठीक है, देन लेटर लिखना, वर्ड मीनिंग, छंदी विशेष जो होते हैं और मुहावरे, लोकोक्तियां, तो ऐसी चीजें आती हैं सारी की सारी। अब ये दोनों पेपर जो है ए और बी, ये दोनों क्वालिफाइंग है नेचर में। दोनों पेपर का टाइम 3-3 घंटे है, 300 नंबर का ये होगा, 300 नंबर का ये होगा, लेकिन ये दोनों क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब फिर से वही है कि आपको इन दोनों में 33% नंबर लेने हैं। 33% इसमें लिए, 33% इसमें लिए, देन उसके बाद आपके आगे वाले पेपर चेक होंगे, नहीं तो आपके आगे वाले पेपर चेक नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एस्से, पेपर 1। पेपर 1 में आएगा आपका एस्से। आपको यहां पे 2 एस्से लिखने होते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। 250 नंबर का ये पेपर होता है, आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। करीबन आप मान के चलिए लगभग 1200-1250 वर्ड का एक एस्से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बड़े लेंथी एस्से हैं जो लिखने पड़ते हैं। अब एस्से के लिए टॉपिक्स, जर्नल टॉपिक्स यूपीएससी ने बोला है कि जर्नल न्यूज में जो भी चीज है वहां से कुछ भी टॉपिक वो उठा के दे सकते हैं। तो आपको कोई भी मल्टी वजह से आपको 4-5 ऐसे मिलेंगे पेपर ए के लिए, मतलब 2 ऐसे लिखने हैं तो एक के लिए 4-5 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से कोई एक ऐसे लिखना है। फिर आपको दूसरा ऐसे लिखने के लिए फिर 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, तो फिर आपको उनमें से दूसरा ऐसे लिखना है। तो 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं ये क्वालिफाइंग पेपर के बाद। ये सारे के सारे पेपर आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने, जैसे ऐसा नहीं है कि ये 2 पेपर दे दिए फिर वो देखेंगे कि आप क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया प्रीलिम, जो हमने स्टेज 1 देखी थी, तो स्टेज 2 के ये 9 के 9 पेपर आपको लिखने पड़ेंगे।
लिखने पड़ेगा मतलब ये नहीं है कि जरूरी है आप ना चाहो तो ना लिखो, लेकिन जनरली स्टूडेंट इतनी मेहनत करेगा तो ऑब्वियस है वो लिखेगा पेपर, जिसने प्रीलिम क्लियर किया है। तो ये 9 पेपर आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप ये 9 पेपर लिख चुके होंगे तो वो पहले इन 2 पेपर को चेक करेंगे जो कंपल्सरी पेपर ए और बी है। अगर यहाँ आपके 33-33% नंबर हैं तो आपके नेक्स्ट वाले पेपर चेक होंगे, अदरवाइज ये पेपर कभी चेक नहीं होंगे आपके। ठीक है, अब पेपर 1 हो गया जहां पे आप ऐसे लिखोगे 2 अलग अलग इश्यूज पे, लगभग 1250 से 1300 वर्ड का एक ऐसे होगा जो आप लिखोगे। देन उसके बाद पेपर 2 आ गया। पेपर 2 को हम बोलते हैं जर्नल स्टडीज 1। जर्नल स्टडीज 1 भी वही 3 घंटे का होगा। ये सारे के सारे पेपर 3 घंटे के हैं और सबकी मार्किंग लगभग वही 250 नंबर की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पेपर 2 जो हो गया इसके अंदर क्या आता है, पेपर 2 में क्या सिलेबस क्या होगा पेपर 2 का, तो पेपर 2 के अंदर होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है जैसे नॉर्मली हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है और उसका आंसर हमें लिखना होता है बाकायदा सीट पे, तो वैसे क्वेश्चन आएंगे, इनको बोलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, देन उसके बाद पेपर 3, इसको बोल देते हैं जर्नल स्टडीज 2। ये भी 3 घंटे का होगा और 250 नंबर का होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा पेपर 3 में, पॉलिटी से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे फिर से। ठीक है, 3 घंटे का टाइम होगा, आपको लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद पेपर 4, पेपर 4 को बोलते हैं जर्नल स्टडीज 3। जर्नल स्टडीज 3 में आपके पास इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बोल लीजिए, ईवीएस लिखा हुआ है मैंने, और इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जाएंगे और वो क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए ये पेपर 3, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिनको जर्नल स्टडीज 1, 2 एंड 3 हम बोल देते हैं। देन पेपर 5, जर्नल स्टडीज 4, यहां क्या आता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एमसीक्यू। जैसे पूछ लेंगे कि सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए क्या खास, क्या आपके अंदर 10 गुण होने चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा उसमें सब्जेक्टिव कि ये होने चाहिए। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आएंगे। एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है, एथिक्स क्या है, डिफाइन करो, कितने टाइप्स का एथिक्स होता है, डिफाइन करो। ठीक है, एक सिविल सर्वेंट्स के अंदर क्या क्या एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। कुछ केस स्टडी दे देंगे आपको, कोई एक केस दे देंगे, उसमें उससे रिलेटेड आपसे कोई एथिकल डायलेमा डाल देंगे कि ऐसी सिचुएशन हो जाए तो क्या करना चाहिए। जैसे सपोज कोई आईएएस ऑफिसर है और उस आईएएस ऑफिसर को कोई चीज को एलोकेट करना है, किसी प्रोजेक्ट की एलोकेशन करनी है। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट को एलोकेशन करने में अब उसके भाई की कंपनी भी उस प्रोजेक्ट एलोकेशन में इंक्लूड है कि उसकी भाई की कंपनी भी एक बिडर है। अब वो उसको बिड करेगा, बिड करे, अगर वो मिल रही है, उसकी बिडिंग सही है, उसकी मतलब जिसने जो बिड लगा रखी है और टर्म कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा है तो भी अगर वो उसको करेगा तो ये एक एथिकल डिलेमा है। लोग बोलेंगे कि अपनी भाई की कंपनी को दे दिया, तो उस केस में वो पर्सन क्या करे। तो इस टाइप से एथिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एथिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 5 जर्नल स्टडीज 4, जहां पे आपके पास एथिक्स, इंटीग्रेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ है। ये मैं आपको मोटा मोटा सिलेबस बता रहा हूं हर एक पेपर का, इन सबका डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। यूपीएससी हर साल अपनी नोटिफिकेशन निकालता है, गूगल पे सर्च करो यूपीएससी नोटिफिकेशन पीडीएफ 2021, तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। लगभग 100 से ज्यादा पेजेस की पीडीएफ होती है। उस पीडीएफ में ये हर एक का सिलेबस बहुत डिटेल में दिया है और फिर कभी हम किसी लेक्चर में या किसी और नॉलेज सीरीज में हम इसको कवर भी कर लेंगे कि एक एक जो ये हमारे पास सब्जेक्ट है इनके क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, देन उसके बाद 2 पेपर आपको देने होते हैं ऑप्शनल। ये तो हो गए, ये सारे के सारे पेपर चल रहे हैं, पेपर नंबर 8 पे आ गए हैं। ये होता है ऑप्शनल पेपर 1। अब ये ऑप्शनल क्या चीज है, ऑप्शनल क्या है कि आपको अपनी मर्जी से कुछ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यूपीएससी ने, उनमें से अपनी मर्जी से कोई एक सब्जेक्ट उठाना होता है। जैसे सपोज मैंने इकोनॉमिक्स उठा लिया, मैंने सोशियोलॉजी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, फिजिक्स ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी हुई है यूपीएससी ने, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा लो, उस सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस में से वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो सब्जेक्ट आपने पहले कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट उठा ले सकते हो। यूपीएससी ये नहीं कहेगा कि अगर सपोज आपने साइंस स्ट्रीम है आपकी, तो आप हिस्ट्री
उठा लिया आपने, तो ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री नहीं उठा सकते, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ भी उठा सकते हो, तो उसको ऑप्शनल पेपर बोलते हैं। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, वही 3-3 घंटे के होंगे और 250-250 नंबर के होंगे, ये भी राइटिंग से होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर्स का यूपीएससी शेड्यूल देता है, ये सारे एक दिन नहीं होते, अलग अलग दिन होते हैं, उनका यूपीएससी का एक शेड्यूल होता है जो शेड्यूल जारी करता है कि ये पेपर इस दिन होंगे, ये पेपर इस दिन, ये पेपर इस दिन, लगभग एक वीक के अंदर ये सारे के सारे पेपर, विद इन ए वीक ये सारे पेपर यूपीएससी ऑर्गेनाइज करा लेता है, जिसमें से कुछ पेपर तो ऐसे भी होते हैं जो आपको सुबह शाम देने होते हैं, 3 घंटे का पेपर सुबह दिया, 3 घंटे का शाम को दिया, ठीक है। अब ये सारे के सारे 9 पेपर लिखने के बाद ये टोटल मार्क्स हो गए 1750। अब इन 1750 में से फिर से एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगी, वो मेरिट लिस्ट के बेस पे फिर आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, और स्टेज 3 जो है एग्जाम की वो है इंटरव्यू। तो आप एक इंटरव्यू पैनल के लिए पे पास जाओगे, वहां पे आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे जर्नल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने क्या किया हुआ उससे रिलेटेड, आपके लाइफ में क्या गोल है, आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए फिट हैं या नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। तो ये इंटरव्यू जो होगा वो 275 मार्क्स का होगा। अब 275 मार्क्स का इंटरव्यू वही देगा जो पर्सन स्टेज 1 क्लियर करेगा, स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 क्लियर करेगा, ठीक है। आप कहीं पे भी रह सकते हो, स्टेज 1 में भी, स्टेज 2 में भी, लेकिन आप पहले स्टेज 1 क्लियर कर रहे हो, फिर 2 क्लियर कर रहे हो, तो ही आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर इंटरव्यूअर आपको नंबर देंगे, 275 में से वो आपको कितने नंबर देंगे, ठीक है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा ये और बता दूं कि यहां पे इन 1750 में से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1750 में से आपको कितने नंबर लेने होते हैं। तो 1750 में से नॉर्मली अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो अगर आप 45 अराउंड मार्क्स ले लो, 45% के अराउंड, तो ये मान के चलो लगभग आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। 45 से 50% के 20 के मार्क्स जो है वो सेफ साइड जाते हैं। आप कैटेगरी में हो तो थोड़ा सा उसमें से कम होता जाएगा डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जनरल सिनेरियो होता है। जैसे मैंने बताया था स्टेज 1 में जनरली 50 to 60% के बीच में रहेगा, अगर आप क्वालिफाई करना तो उतने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। तो उसी तरह से स्टेज 2 जो होगा 1750 में से लगभग 45% के अराउंड अबाउट मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो तो ये मान के चलो लगभग आपका नेक्स्ट स्टेज में जाना तय है, ठीक है। उसके बाद आप इंटरव्यू फेस करोगे। तो इंटरव्यू में जर्नल जो ठीक ठाक सा कैंडिडेट होता है उसके मार्क्स जो बन जाते हैं वो अराउंड 150 अब वो सी बनते हैं 150 से 200 के बीच में आते हैं। जनरल जो एक कैंडिडेट होता है जो क्वालिफाई करता है फाइनल स्टेज के लिए, ठीक है। नीचे वालों भी क्वालिफाई कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन उन्होंने, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने मेन एग्जाम और ऑप्शनल एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर ले लिए हो, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज कैंडिडेट्स के साथ क्या चलता है। तो इंटरव्यू में लगभग 150 से 200 के बीच में नंबर मिलते हैं ठीक ठाक कैंडिडेट्स को, जो जिनको कोई ना कोई पोस्ट फाइनली मिल जाती है, ठीक है। अब फाइनल सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में 2 ही स्टेज के नंबर काउंट होंगे, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 2 में हमने बताया कहां से नंबर जुड़ेंगे, एसए के नंबर जुड़ेंगे, उसके बाद जो 4 जनरल स्टडीज के पेपर हमने देखे उनके नंबर जुड़ेंगे और 2 ऑप्शनल पेपर्स के नंबर जुड़ेंगे। ये सारे स्टेज 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। 1750 नंबर में से कितने मार्क्स आपके आए हैं, और स्टेज 3 में आपके इंटरव्यू के 275 मार्क्स में से जुड़ेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और टोटल जो है 2025 में से आपके फाइनल मार्क्स आएंगे। जो भी नंबर आपके बनेंगे उनके बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट के बेस पे आपने कौन सी प्रेफरेंस पहले भरी है। कोई होता है जो आईएएस पहले भरता है, कोई इसको आईपीएस पहले भरेगा, तो अलग अलग प्रेफरेंस जो है वो यूपीएससी आपसे पहले ही फिल करवा लेता है। जब आप स्टेज 1 क्लियर करके स्टेज 2 में जाते हैं तो यूपीएससी उससे बीच में आपको प्रेफरेंस फिल करवा लेता है कि आपकी कौन सी जॉब प्रेफरेंस है और कौन सा आपका स्टेट प्रेफरेंस है। स्टेट को भी अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा हुआ है यूपीएससी ने, तो वो प्रेफरेंस पे हम फिर कभी बात कर लेंगे डिटेल में। आज हमने टोटल बात की कि जो यूपीएससी का आईएएस एग्जाम है ये क्या होता है, कौन कौन सी इसमें स्टेज है, कैसे क्या क्या उन स्टेज का सिलेबस है, ठीक है, और कौन कौन सी स्टेज को पार करके आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्या आपका एज क्राइटेरिया है, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अलग अलग सीरीज लेके आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कौन से एग्जाम्स के लिए
क्या सिलेबस है, क्या प्रोसीजर है उसको करने का, ठीक है। अभी फिर हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम यूपीएससी के एग्जाम को और डिटेल में समझेंगे, सिलेबस को कैसे कवर करना है, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना, क्या क्या कहाँ कहाँ से आप वीडियो पढ़ देख सकते हो, हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आएंगे, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।